विपक्षी एकता की दिशा में नेतृत्व का चेहरा 2024 में कौन होगा, ये एक बड़ा सवाल है और इसी को लेकर के आज बात करेंगे। किन किन के नाम सामने निकल कर आ रहे हैं, कौन कौन से वो चेहरे हैं जो 2024 में विपक्ष का चेहरा होने का दावा भी ठोक रहे हैं और इसके साथ साथ एक मजबूत पक्ष भी अपना रख रहे हैं। राहुल गांधी की सबसे पहले बात कर लेते हैं, जो फिलहाल विकल्पों में होने तो नहीं चाहिए, लेकिन उनको लेकर के बात खुद उनके द्वारा भी और कांग्रेस के अंदर से भी इस चीज को लेकर आई कि वो मूड में नहीं है। यानी कांग्रेस के अंदर भी अगर आप देखें तो दो धड़े हैं जो इन चीजों को लेकर के बात कर रहे हैं। एक तरफ बात हो रही है भारत जोड़ो यात्रा की और स्वाभाविकता की कि किस तरीके से यह बहुत स्वाभाविक है, यह स्थापित है कि राहुल गांधी ही कांग्रेस की तरफ से एक तरीके से विपक्ष का चेहरा हो सकते हैं। दूसरी तरफ एक धड़ा कांग्रेस का यह भी कह रहा है कि और दलों को, क्षेत्रीय दलों को जो है मजबूत किया जाना चाहिए और हमें राहुल गांधी से आगे बढ़कर सोचना चाहिए। तो पहली चीज ये कि कांग्रेस इसमें थोड़ा सा स्पष्ट हो जाए, क्योंकि इससे उनको अपनी सियासत को साधने में 2024 के लिए बहुत ज्यादा आसानी होगी अगर वो ये तय कर लेंगे कि वो 2024 की लड़ाई राहुल गांधी के चेहरे पर लड़ना चाहते हैं या फिर विपक्ष को मजबूत करना चाहते हैं। पहली चीज ये। इसके अलावा भी अगर आप देखें तो दो तीन चीजें और है जो बीते कुछ समय में, खास तौर पर अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी, नीतीश कुमार, केसीआर, स्टालिन, इन सब के साथ साथ आगे निकलकर आती है। तो एक एक कर अगर इसमें बात कर लें तो फिर जैसा मैंने कहा कि कांग्रेस के अंदर ही दो धड़े हैं। सबसे पहले कांग्रेस को उन्हें सुलझाना है। अब बीते कुछ समय में अगर आप देख लो तो ये जो सारे के सारे मैंने नाम लिए जो विकल्प की तरफ से एक चेहरा होने का दावा भी ठोक रहे हैं, कुछ अपने नेताओं को कह रहे हैं कि हमारे नाम का ऐलान खुद आप कर दीजिए। जैसे नीतीश कुमार को देख लीजिए, जेडीयू की तरफ से बार बार इस बात का जिक्र किया जा रहा है कि नीतीश कुमार ही प्रधानमंत्री का चेहरा होंगे। लालू यादव ने बीते समय में कहा था कि आप बिहार से निकलिए और दिल्ली का रुख कीजिए या दिल्ली से इतर भी देश के अलग अलग हिस्सों में जाइए और खुद के लिए समर्थन जोड़ने का काम कीजिए, क्योंकि हमें यह लगता है कि आप इस पूरी की पूरी पोस्ट पर एक आइडियल कैंडिडेट है। और जब आप आइडियल कैंडिडेट की बात करते हैं तो बिहार से सटे हुए पश्चिम बंगाल की ही बात कर ली जाए, लेकिन यहां पर एक चुनौती आ गई ममता बनर्जी के सामने जब शरद पवार ने एक बयान दिया। सबसे पहले ममता बनर्जी दिल्ली का रुख करती हैं, दिल्ली में अलग अलग जगह मुलाकातें होती हैं, लेकिन ममता बनर्जी को कांग्रेस का साथ नहीं चाहिए। शरद पवार ने यह साफ तौर पर कह दिया कि बिना कांग्रेस के तो आप विपक्ष का चेहरा बना ही नहीं सकते हैं इस वक्त पर। इससे ममता बनर्जी को थोड़ी चोट जरूर लगी है। इधर अरविंद केजरीवाल का मामला, मनीष सिसोदिया के जेल में जाने के बाद थोड़े से डगमगाए हुए हैं। छत्तीसगढ़ का उनका दौरा था। पहले आप देखते थे कि कैसे अरविंद केजरीवाल 10 दिन 15 दिन, गुजरात वाला ही मामला ले लीजिए, दिल्ली मनीष सिसोदिया के कंधों पर छोड़कर वो निकल जाते थे। अब यह करना मुश्किल हो जाता है। और इसके बाद भी उन्होंने सोनिया गांधी से मुलाकात की एक अर्जी लगवाई थी। सोनिया गांधी ने कहा मुलाकात करेंगे, लेकिन उसके बाद कोई जवाब नहीं दिया। जब उन्होंने यही बात राहुल गांधी से कही तो राहुल गांधी ने जवाब तक नहीं देने की सोची। तो राहुल गांधी को पता है कि अरविंद केजरीवाल कैसे कांग्रेस को ही साइडलाइन कर अपनी सत्ता को स्थापित कर रहे हैं। दिल्ली देख लीजिए, पंजाब देख लीजिए, और अगर आप हिमाचल प्रदेश या फिर गुजरात या फिर उत्तराखंड जैसे सूबों को देखने की कोशिश भी करें, जहां पर अगर इससे गुजरात को हटा भी दिया जाए एक वक्त के लिए, तो हिमाचल और उत्तराखंड ऐसे राज्य हैं जहां पर सत्ता अपने आप को हर दूसरी पार्टी को एक एक बार मौका देती रहती है। तो वहां पर भी अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की रणनीति यही थी कि कैसे कांग्रेस को साइडलाइन किया जाए। तो राहुल गांधी शायद ये बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, इसीलिए जब अरविंद केजरीवाल ने ये अर्जी लगाई कि भाई हम आपसे मिलना चाहते हैं, तो उन्होंने जवाब देना भी जायज नहीं समझा। जबकि सोनिया गांधी ने कम से कम इतना तो कहा कि हम मुलाकात करेंगे, हालांकि उन्होंने भी उसके बाद कन्नी जरूर काट ली। अब इसके बाद जब आप उत्तर भारत के इन तमाम चेहरों को देखते हो और फिर थोड़ा सा दक्खन की तरफ जाते हो, तो आपको स्टालिन का यह बर्थडे भी याद आता होगा। स्टालिन ने इस बार अपने जन्मदिन को सिर्फ जन्मदिन के रूप में नहीं मनाया, बल्कि उन्होंने सोचा कि एक संदेश जाए, यहां से भी दक्षिण की तरफ से भी एक संदेश जाए। और इसलिए अगर आप देखेंगे तो वहां पर चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे फारूक अब्दुल्ला हो, इसके अलावा जिस तरीके से हमने देखा कि तेजस्वी यादव भी वहां पहुंचे हुए थे, इसका विरोध किया गया, क्योंकि तमिलनाडु में जिस तरीके से मजदूरों को लेकर के बात सामने निकल कर आई थी, उसमें नीतीश कुमार और इसके साथ साथ तेजस्वी यादव के बीच एक कोल्ड वॉर आप कह लीजिए सामने देखने को मिला भी। और उसके बाद जब आप देखते हैं कि यहां पर फारूक अब्दुल्ला ने स्टालिन को बर्थडे का तोहफा कुछ इस तरीके से दिया कि उन्होंने कहा ये शख्स सबसे आइडियल कैंडिडेट है प्रधानमंत्री के चेहरे के लिए। स्टालिन को और क्या चाहिए था? उन्होंने जिस मकसद के लिए अपनी बर्थडे पार्टी रखी थी और उसमें तमाम बड़े चेहरों को बुलाया गया था, चाहे क्षेत्रीय दल हो,
उनके, तो वो चीजें पूरी तरीके से बदली हुई नजर आई। अब इसके बाद केसीआर ने भी एक काम किया था। केसीआर ने क्या किया कि हमें अपनी पार्टी को अब देशव्यापी बनाना है, और इसलिए उन्होंने क्या करा, तमाम लोगों को बुलाना शुरू किया। इसमें अगर आप देख लीजिए, भगवंत मान भी पहुंचे थे, अरविंद केजरीवाल तो वहां पर थे ही थे जब भगवंत मान पहुंचेंगे, अखिलेश यादव भी वहां पर थे। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो पिनई राजन भी वहां पर थे, जो केरल के मुख्यमंत्री हैं। तो इन तमाम नामों को जोड़कर उन्होंने कोशिश ये की कि यहां से भी एक संदेश जाए कि अब मैं क्षेत्रीय दल तक सीमित नहीं रहूंगा, बल्कि देशव्यापी दल बनूंगा। और इसी के साथ चीजें सामने निकल कर आई कि भाई ये भी अपने आप को एक चेहरे के रूप में रख रहे हैं। और केसीआर ने हमेशा से खुलकर कहा है कि प्रधानमंत्री को लेकर, प्रधानमंत्री पद को लेकर वो बहुत ही सीरियस सोच रखते हैं। तो ये तमाम चीजें हैं जो अभी चेहरों के तौर पर खुद को प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहे हैं। आने वाले समय में 2024 में विपक्ष का चेहरा कौन होगा, और चेहरे को लेकर के भी यह है कि हमेशा से विपक्ष यही कहता है कि किसी एक चेहरे को लॉक ना कर दिया जाए, सियासत को साधा जाए, 2024 के नतीजों का इंतजार किया जाए और फिर बताया जाए कि प्रधानमंत्री कौन होगा। लेकिन जैसा मैंने कहा, लड़ाई अब बड़ी दिलचस्प है। राहुल गांधी से हटकर भी अगर आप देखेंगे तो चेहरे कहीं हैं, और राहुल गांधी को लगाकर भी देखेंगे तो भी यह लड़ाई बड़ी दिलचस्प होने वाली है। आपको क्या लगता है 2024 में विपक्ष का चेहरा कौन होगा? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और इसी तरीके से देखते रहिए एनएमएफ न्यूज। साथियों, आज यहां इतने सारे समर्पित साथियों को देखकर मन बहुत भावुक भी हो रहा है। मैं कल सोशल मीडिया पर कर्नाटका का ही एक वीडियो देख रहा था। एक पार्टी के बड़े नेता, कर्नाटका के पूर्व मुख्यमंत्री, उनकी ही पार्टी के एक कार्यकर्ता को सार्वजनिक रूप से थप्पड़ मारने का आनंद ले रहे थे। जो अपने कार्यकर्ताओं का सम्मान नहीं कर सकते, वो जनता जनार्दन का सम्मान क्या करेंगे? मुझे गर्व है कि भाजपा में कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है। हम सभी कार्यकर्ता बिल्कुल बराबर बराबर है। और इसलिए आपका दर्शन करना ये मेरे लिए बड़ा सद्भाग्य है, सौभाग्य है। ऐसा भाव मेरे मन में आता है। कर्नाटका भाजपा का हर एक कार्यकर्ता मेरे लिए मेरा एक मजबूत साथी है। कर्नाटका हर कार्यकर्ता मेरा परम मित्र है। कर्नाटका का हर कार्यकर्ता मेरा सहोदर है।